दोस्तों, इस हफ्ते का इंतजार आपका समाप्त हो गया और आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं इस जिले की जानी मानी गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर गायत्री पांडे। और आज जो विशेष टॉपिक है हमारा वो ग्रीवा कैंसर का है, यानी कि सर्वाइकल डिस्प्लेजिया का। अगर आसान भाषा में समझें तो बच्चेदानी का कैंसर। यह एक ऐसा बीमारी है जिसमें भारत की काफ़ी ज़्यादा महिलाओं को प्रभावित किया है और जिस पे भारत सरकार का खास तौर पर नज़र है। तो आप सबका स्वागत है हीरो प्रेजेंट आयुष्मान भारत, पावर्ड बाय जियो बीपी, को स्पॉन्सर्स बाय पीडी मॉल पटौना और कंटेंट पार्टनर हमारे हैं डिजिटल संवाद। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैम, आपका सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है और ये हम ऑनर फील करते हैं कि शायद हम ही एक ऐसा पहला चैनल है जिसको आपने ये मौका दिया है। हाँ, रियली आई एम गिविंग द फर्स्ट टाइम इंटरव्यू टू एनी पर्सन नोन टू मी। तो सबसे पहले मैम टॉपिक पर आते हैं और ये जो बीमारी है सर्वाइकल डिस्प्लेजिया, आसान भाषा में अगर कहें तो बच्चेदानी का कैंसर, इसको किस तरीके से आप देखती हैं? हाँ, देखिए इंग्लिश में तो इसको कहते हैं सर्वाइकल डिस्प्लेजिया, बट आम पब्लिक की भाषा में सर्वाइकल टर्म कभी कभी नेक के लिए भी यूज़ किया जाता है। तो नेक किसी भी पार्ट में, जैसे हेड है तो हेड के साथ साथ ये नेक जुड़ी हुई है तो इसको कहते हैं सर्वाइकल। वैसे ही यूट्रस का जो डोम है उसके नीचे जो एरिया होता है उसको भी उसका नेक कहते हैं, ठीक है। इसीलिए उस प्रॉब्लम को जो नीचे होती है उसको भी सर्वाइकल डिस्प्लेजिया कहते हैं, वरना नेक में भी जो प्रॉब्लम होती है उसको भी आम भाषा में सर्वाइकल कहते हैं। तो नेक एरिया को कहते हैं सर्वाइकल रीजन कहते हैं। अब सर्वाइकल रीजन लेडीज़ में ही होती है मेनली। यूट्रस के बाद जो लोअर सेगमेंट या सर्विक्स आता है उसको सर्वाइकल रीजन में जो सेल्स होती हैं, अगर कभी सर्वाइकल रीजन मीन्स द नेक पार्ट एंड डिस्प्लेजिया मीन्स कुछ गड़बड़ हो गई, अच्छा, कुछ एबनॉर्मल है। प्लेजिया मीन्स प्रोलिफरेशन। तो एबनॉर्मल सेल्स का जो प्रोलिफरेशन है बहुत तेजी से होता है उसको कहते हैं डिस्प्लेजिया। तो यहाँ पे थोड़ा सा एक बात क्लियर थोड़ा सा हम करना चाहेंगे, जैसे कि मैम यहाँ पर आपने बताया कि सर्वाइकल जो है दो चीज़ों के लिए यूज़ होता है, एक तो यहाँ पर नेक के लिए और एक जो है ग्रीवा के लिए यूज़ होता है। तो यहाँ पर जो आप डिस्प्लेजिया की बात हो रही थी, वहाँ तक अगर रिसर्च किया जाता है, गूगल वगैरह पे रिसर्च करने पे आप किसी यूजली टर्म में कहा जाता है तो उसको कैंसर लोग लेकर चलते हैं, लेकिन वो बताता है कि कैंसर नहीं, वो कुछ ना कुछ गड़बड़ी है। हाँ, डिस्प्लेजिया मीन्स कुछ एबनॉर्मल हो रहा है आपकी बॉडी में, तो इसलिए ये टर्म दिया गया है कि सर्वाइकल डिस्प्लेजिया डजंट मीन कि आपको कैंसर होने ही वाला है। ये आपकी बॉडी में कितनी इम्यूनिटी है, आप उस प्रॉब्लम को जो प्रोलिफरेशन सेल्स का किस स्टेज पर रुक जाता है, ये आपकी बॉडी में कितनी इम्यूनिटी है इसके ऊपर डिपेंड करता है। और ये प्रॉब्लम जो है ये वायरल प्रॉब्लम है। जैसे कोरोना में आया है, कोरोना बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम कर गया, ठीक है, कुछ लोग नहीं रहे। वैसे ही हमारे इस सर्वाइकल रीजन के जो डिस्प्लेजिया है तो उसमें भी हमारी इम्यूनिटी कितनी स्ट्रांग है कि हम उसको कितनी तेजी से रिमूव कर सकते हैं, वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है, हमारी बॉडी उसको किस तरह से रिएक्ट करती है। तो ये एक वायरस होता है, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, ये रीजन बनता है। HPV वायरस जो है वो रीजन बनता है। इसकी वजह से ये प्रॉब्लम क्या गड़बड़ियां हो जाती हैं, मतलब किस तरीके की लापरवाहियां हो जाती हैं कि जिसके वजह से ये वायरस हमारे शरीर में आ जाता है और आगे चल के इस तरीके की प्रॉब्लम को क्रिएट करता है? तो सबसे पहले तो सुबह से शाम तक अगर हम सोचें तो पहला यही है कि अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज मेक्स ए मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज, ठीक। तो सबसे पहले तो हमें जो रूटीन हमारा सदियों से बनता चला आया है, हमने इस मॉडर्न जनरेशन ने या जो भी मॉडर्न फैसिलिटीज़ है हमारे पास, हमने अपने को लेजी कर लिया है। तो हमारा जो टाइम सिस्टम, टाइम मैनेजमेंट हमने सब अपना गड़बड़ कर लिया है, ठीक। चलो वो भी उसको हम किसी तरह से सही कर सकते हैं। फिर हमारी आती है डाइटरी हैबिट्स आती हैं। हम जो खाना पीना खाते हैं या जो जंक फूड्स ज़्यादा यूज़ करने लगे हैं, घर का खाना हम कम खाने लगे हैं, इससे हमारी इम्यूनिटी कमज़ोर होने लगी है। और इसलिए जब हमारी इम्यूनिटी कमज़ोर हो जाएगी तो कोई भी वायरस हमें आसानी से इफेक्ट करेगा। फिर उसके बाद आती है हमारी पर्सनल हाइजीन आती है। पर्सनल हाइजीन में फ्रॉम टॉप टू बॉटम, नहाने से लेकर खाने तक, ओरल हाइजीन से लेकर के पूरी टोटल बॉडी की हाइजीन तक, कि अगर हम साफ सुथरे रहते हैं तो हमारे ऊपर कोई भी वायरस आसानी से अटैक नहीं कर सकता। तो यानी कि ये जो पूरा जो प्रॉब्लम है ये इम्यूनिटी पर बेस्ड है। आपकी इम्यूनिटी अगर गड़बड़ है तो वो वायरस प्रभावी हो जाता है। तो यहाँ पर एक और क्लियरिटी थोड़ा सा हम समझना चाहेंगे कि ये जो वायरस है ये हमारे शरीर में आता कैसे है? क्या ये वायरस वायु के द्वारा होता है या फिर हमारी लापरवाहियों की वजह से, कुछ खान पान वगैरह इस तरीके का? प्राइमरीली तो ह्यूमन पैपिलोमा वायरस ये जो है ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड प्रॉब्लम है, सेक्सुअल ट्रांसमिशन से आता है। बट कभी कभी क्या होता है कि
चूंकि उस एरिया को बिलोंग करता है तो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड रीजन से ही आता है। लेकिन कभी कभी अगर हम मल्टी पर्सनल यूज टॉयलेट्स यूज़ करते हैं तो एक आदमी निकला वहाँ से, फिर किसी ने हैंडल पकड़ा, फिर आप गए उसमें, तो जस्ट यू टच्ड योर दैट पेरिनियल रीजन, है ना, तो फिर वहाँ से ये वायरस वहाँ से एंट्री कर जाता है। लाइक ट्रेन्स या जहाँ भी भीड़ वाले एरियाज हैं वहाँ पर हम जाते हैं तो यहाँ पर हाइजीन मैटर करती है। लेकिन उन्हें भी अगर हम अपनी इम्यूनिटी हमारी स्ट्रांग होती तो हम उसे अवॉइड कर सकते थे, हमारी बॉडी उसको अवॉइड कर सकती थी। लेकिन अब ऐसी ये तो हो गया कि जो मल्टीपल पर्सन यूज टॉयलेट्स यूज़ करते हैं हम वहाँ से हुआ। बाकी मल्टीपल पार्टनर्स आजकल नई चीज़ें आ गई हैं, या आपकी जो लोग ऐसा करते हैं मल्टीपल पार्टनर्स जिनके हैं वो, या मल्टी पैरिटी भी है, या लोअर सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस है जहाँ पर आप सफाई नहीं रख सकते, खाना आपका ठीक से नहीं है। तो एक और बात आती है, बहुत ही कॉमन है हमारे रूरल रीजन में कि यहाँ पर जो पैड्स वगैरह भी इस्तेमाल होते हैं, बहुत सारे लोग पैड्स का इस्तेमाल नहीं करते, अभी भी जो है कपड़े यूज होते हैं, ये भी एक रीजन मैटर करता है। दैट कम्स इन दी हाइजीन पार्ट, है ना, कि अगर आप अपनी बॉडी के साथ एक हैंकी तो हम इतनी बार क्लीन करते हैं, लेकिन हम पैड्स के नाम पर उसे सोचते हैं कुछ भी लगा लो, बिकॉज नोबडी इज वॉचिंग इट, तो इसलिए हम सफाई का ध्यान नहीं रखते। जहाँ लोग देख रहे हैं वहाँ बहुत ज़्यादा यूज़ करते, बहुत ज़्यादा हैंकी को कितनी बार साफ करते हैं, जबकि कि जो विजाइनल रीजन है जो ओरल रीजन है बोथ आर सेम, बट एक का हम इतना ध्यान रखते हैं, दूसरे का हम बिल्कुल ध्यान नहीं रखते। तो ये हमारे पार्ट पर ही, फीमेल्स के पार्ट पर ही, हालांकि इसकी अवेयरनेस तो बहुत बढ़ रही है। और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट वन इज द मल्टीपल पार्टनर, ये सेक्स रिलेटेड हो गए। दूसरा, द गर्ल्स हैविंग सेक्स बिफोर द एज ऑफ 16 एंड गर्ल्स या लेडी बेयरिंग ए चाइल्ड बिफोर द एज ऑफ 18। तो हमारी जो मैरिज की मिनिमम एज है दैट शुड बी मोर देन 18 years, एंड द चाइल्ड बेयरिंग एज इज नाउ डेज इज 21 years। बट पहले अभी भी कहीं कहीं पर ऐसी चीज़ें हो रही हैं जो लेस देन 18 years पर भी चाइल्ड बेयरिंग एज लोगों में आ जा रही है, क्योंकि उनके पेरेंट्स जल्दी उनकी शादी कर देते हैं। क्योंकि अगर हमारी बॉडी में इम्यूनिटी नहीं डेवलप होगी, क्योंकि 18 years एज हमारी ऐसी होती है जो हमारी बॉडी लगभग मेच्योरिटी तक पहुंच जाती है, तो हम किसी भी चीज़ को फेस करने के लिए यूज टू हो जाते हैं, हाँ, प्रिपेयर हो जाते हैं। तो ये दो फैक्टर्स भी हैं कि सेक्स बिफोर द एज ऑफ 16 एंड चाइल्ड बेयरिंग बिफोर द एज ऑफ 18। देखिए, सीधे शब्दों में कहें कि पर्सनल हाइजीन का मेंटेन होना तो ज़रूरी है, और साथ ही जब आपकी मैच्योरिटी जब आ जाती है तो आपके अंदर पूरी तरीके से इम्यूनिटी आ जाती है। यही कारण है कि तमाम गवर्नमेंट्स ऑफ इंडिया के द्वारा या फिर अन्य देशों में भी अब मिनिमम एज जो है शादी की 18 साल की रखी जाती है, ताकि पूरी तरीके से शरीर जो है वो एक्सेप्टेंस लेवल उसका बढ़ जाता है, जिसकी वजह से इस तरीके की बीमारियाँ ग्रसित नहीं होती हैं। और मैम, अब यहाँ पर पूरी बातें जहाँ तक जो हम लोग समझे कि इस तरीके से इन्फेक्शन हो गया, अब इन्फेक्शन अगर किसी को हो जाता है तो प्राइमरी स्टेज में कैसे पता करें, कैसे जाने कि हमको इस तरीके की प्रॉब्लम है, जिसके बाद से हमको डॉक्टर को दिखाना चाहिए? पेशेंट मोस्टली प्रेजेंट करता है पेल्विक इन्फ्लेमेशन से, उसे लगता है कमर दर्द हो रहा है, डिस्चार्ज बढ़ गया है, तो चलो भाई डॉक्टर के पास दिखाते हैं, ठीक है। लेकिन हालांकि सर्वाइकल डिस्प्लेजिया के कोई ऐसे सिम्टम्स ज़्यादा नहीं होते, पर जो इन हैबिट्स में इन्वॉल्व होते हैं, जिन्हें लगता है कि या पेल्विक इन्फ्लेमेटरी प्रॉब्लम किसी को हो गई है, तो डॉक्टर के पास जाते हैं। तो डॉक्टर को अगर उसे चेक करके ये फील होता है कि नहीं सर्विक्स में कुछ चेंजेस फील हो रहे हैं, है ना, तो वो सर्वाइकल स्क्रीनिंग टेस्ट होते हैं, तो उसको कहते हैं कि पैप स्मीयर टेस्ट कहते हैं। तो डॉक्टर जो है वो पैप स्मीयर आपको रिकमेंड करता है, और अगर उसमें HPV पॉजिटिव आता है तो फर्दर उसका डॉक्टर आपको कॉल करता है। अगर HPV नेगेटिव होता है तो कोई बात नहीं, और अगर मतलब एज है 18 to 25 years, सर्वाइकल स्क्रीनिंग इज मैंडेटरी फॉर एवरीवन, सभी को करानी चाहिए, ईयरली बेसिस पर करानी चाहिए। लेकिन अगर किसी को लगता है कि HPV पॉजिटिव है तो उसे ईयरली कराना है, आज कराया फिर HPV पॉजिटिव आ गया तो नेक्स्ट ईयर फिर कराना है, ठीक। अगर किसी का नेगेटिव आ गया तो 3 ईयरली कराना है, 18 to 25 पर 3 years पर कराना है, 25 to 30 तक अगर लगा कि HPV पॉजिटिव कोई हो गया तो ईयरली कराना है, और नहीं तो फिर आप अगर नेगेटिव हो गया तो आप 3 ईयरली करा सकते हैं। 30 के बाद भी, 30 to 40 के बाद भी आपको 3 ईयरली 5 ईयरली डॉक्टर आपको बताता है कि हाँ अब आप आके करा लीजिएगा। ठीक है,
स्क्रीनिंग की बात हो रही है, थोड़ा सा मैं स्क्रीनिंग का प्रोसेस समझना चाहूँगा। क्या ये बहुत लेंदी प्रोसेस होता है, क्या कुछ होता है? बहुत ही आसान होता है, कोई मेडिसिन नहीं चाहिए, कोई ज़्यादा पैसे भी नहीं खर्च होते, और इट्स ओनली 2 मिनट प्रोसीजर फॉर द डॉक्टर। बाकी हिस्टोपैथोलॉजी की रिपोर्ट आएगी, तो हिस्टोपैथोलॉजी में जो आता है सर्वाइकल डिस्प्लेजिया। अब सर्वाइकल डिस्प्लेजिया अगर किसी को आ गया तो फिर HPV टेस्टिंग होती है। अब HPV मीन्स ह्यूमन पैपिलोमा वायरस। ह्यूमन पैपिलोमा वायरस में कुछ ऐसे स्ट्रेन्स होते हैं लाइक 16, 18, 13, 16, 18, ये स्ट्रेन जो है जिनमें पॉजिटिव होते हैं, दे आर मोर प्रोन फॉर दी सर्वाइकल डिस्प्लेजिया। और अगर या दे हैव मोर टेंडेंसी टू हैव कैंसर सर्विक्स इन फ्यूचर। अगर जिनमें ये स्ट्रेन्स पॉजिटिव आते हैं तो डॉक्टर उनको ना फॉलोअप में रखता है। जरूरी नहीं है कि आ ही जाए। सर्वाइकल डिस्प्लेजिया डजंट मीन दैट इनको सर्वाइकल कैंसर हो ही जाना है, लेकिन 3 साल बाद अगर वो निगेटिव हो जाते हैं, HPV स्ट्रेन निगेटिव हो जाता है, तो इट मीन्स आप फ्री हैं, कुछ भी नहीं है आपको। तो कभी डरना नहीं चाहिए, सर्वाइकल कैंसर स्क्रीनिंग के प्रोग्राम में जाने से कभी डरना नहीं चाहिए। या डॉक्टर को अगर आपको जाकर के बोलते हो कि डॉक्टर मुझे ऐसी वाली प्रॉब्लम कभी ना आए तो मुझे क्या करना चाहिए, तो आपको सर्वाइकल कैंसर की स्क्रीनिंग करवा लो। तो आपके लिए अगर HPV पॉजिटिव आते हो तो हर साल आपको करवाना पड़ेगा, निगेटिव हो जाता है तो आपको 3 साल बाद करवाना है। फिर अगर लगता है फिर कभी पॉजिटिव आ गए, फिर गए, आपको लगा कोई प्रॉब्लम हुई, डिस्चार्ज आया, बैकएक हुआ, और डॉक्टर को लगा कि नहीं आपको स्क्रीनिंग करवा लेनी चाहिए, तो फिर से आपको करवा लेना है। ये डॉक्टर आपको सलाह देगा। थोड़ा सा समरी आपको बता दे आसान शब्द में, तो जो सर्वाइकल डिस्प्लेजिया है इससे डरने वाली बात नहीं है। ये एक छोटा सा इंडिकेशन है कि आपको थोड़ा सा और ज़्यादा एक्टिव होके आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। और उसमें HPV जो टेस्ट होता है, अगर उसमें पॉजिटिव आता है तब उसकी ट्रीटमेंट उस तरीके से करनी ज़रूरी होती है, मस्ट हो जाता है। और ये स्क्रीनिंग समय समय पे करानी ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत ही ज़्यादा लेंदी प्रोसेस नहीं है, कम पैसे में आसानी से वो हो जाता है। लेकिन ये सर्वाइकल कैंसर जैसे खतरों से बचने के लिए काफ़ी ज़्यादा अहम है। मैम, यहाँ पर अब बात आती है कि अभी इम्यूनिटी की बात हो रही थी, तो और हम कैसे तमाम सब उपाय करने के बावजूद हमसे कुछ लापरवाहियाँ हो सकती हैं, या हमारी इम्यूनिटी पहले से भी थोड़ा सा डाउन हो सकती है। तो उस केस में वैक्सीनेशन वगैरह का कुछ प्रोग्राम है उसके लिए? हाँ, वैक्सीनेशन जो है आजकल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ना, तो वैक्सीनेशन का प्रोग्राम तो बहुत पहले से है, लेकिन सभी लोग इतना थोड़ी ज़्यादा पैसे की वैक्सीन आती है, नियर अबाउट 2000 to 3000 की वैक्सीन आती है, तो इट इज़ नॉट अवेलेबल टू ईच एंड एवरी पर्सन, ठीक है। पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अभी सोचा है कि इसकी वैक्सीन आ रही है, विद इन 3-4 मंथ्स आने वाली है, तो दे विल वैक्सीनेट टू ईच एंड एवरी गर्ल मोर देन 13 ईयर्स ऑफ एज। इसमें थोड़ा सा ऐड करना चाहेंगे कि डॉक्टर संदीप अरुण ने भी सवाल पूछा है फेसबुक के माध्यम से। उन्होंने पूछा है कि इसमें वैक्सीन का रोल किस तरीके से हो सकता है? वैक्सीन हमारे जो है वो सिर्फ 2 ही स्ट्रेन को कवर करती है, 16 और 18 स्ट्रेन को कवर करती है। बाकी जो 30, 31 और मोस्ट प्रोबेबली 33 स्ट्रेन है उसको नहीं कवर कर सकती है। तो वैक्सीन डजंट मीन दैट आप वैक्सीनेट करवा लिए तो यू वोंट हैव सर्वाइकल कैंसर, ऐसा नहीं है, क्योंकि उसके कुछ ही स्ट्रेन जो है वो कवर करती है, सारे स्ट्रेन्स को नहीं कवर करती है। तो अगर आपको फील होता है कि मुझे डॉक्टर के पास जाके एक बार फिर स्क्रीनिंग टेस्ट करवाना चाहिए, तो यू हैव टू गो ओवर देयर। तो जो वैक्सीन है अभी उस तरीके की प्रभावी वैक्सीन जो रही है वो 16 to 18 रही है। जो अन्य जो स्ट्रेन है, जैसे कोरोना वायरस के अलग अलग स्ट्रेन है, आपको पता है कि कुछ वायरस पर के स्ट्रेन पर हमारी वैक्सीन प्रभावी रही, कुछ के लिए नहीं रहती है। ठीक इसी तरीके के सर्वाइकल जो डिस्प्लेजिया है, इसमें HPV जो वैक्सीन है, जो HPV वायरस है उसके लिए जो वैक्सीन है, कुछ स्ट्रेन के लिए प्रभावी है, कुछ के लिए नहीं है। अब वैक्सीन लगाने के बाद से ऐसा आश्वस्त नहीं हो जाना है कि हमें ये वायरस इन्फेक्ट नहीं करेगा, क्योंकि अलग अलग स्ट्रेन्स, मल्टीपल स्ट्रेन्स हैं जो आपको प्रभावित कर सकते हैं, तो लापरवाही या ना बरतें। अब मैम सीधे आते हैं कि अब यहाँ पर जो ट्रीटमेंट है, अगर हमें डायग्नोस हो गया, हमें पता चल गया कि सर्वाइकल कैंसर के आसार हैं और लगभग प्राइमरी स्टेज में चल रहा है, उसमें हमारा फर्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए? तो पहले तो स्क्रीनिंग में अगर HPV पॉजिटिव आ गया तो हमें डॉक्टर के साथ फॉलोअप में रहना है, और फिर उसके बाद फिर डॉक्टर के पास आप जाते हैं। अगर पॉजिटिव आ जाता है, HPV पॉजिटिव हो गए आप, तो डॉक्टर को लोकल एग्जामिनेशन करता है, उसके लिए कॉल्पोस्कोपी मेथड होता है। पर कॉल्पोस्कोपी से उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, कोई इंजेक्शन नहीं और कोई एक्स्ट्रा मेडिसिन नहीं, बस उसमें देखा जाता है ना कि एसिटो वाइट एरियाज कॉल्पोस्कोपी में कितना ज़्यादा है। अब एसिटो वाइट एरिया को आपको कैसे देखना है कि ये एस्टोवाइट एरिया 1 साल बाद भी उतना ही एस्टोवाइट एरिया है या और बढ़ गया है, तो उसके अलग अलग मेथड्स आते हैं। तो मतलब उस एरिया को हमें निकाल देना होता है।
तो अब ये बाद में डॉक्टर डिसाइड करेगा कि आपको क्या करना है, लेकिन आपको जाना है डॉक्टर के पास। अगर आप HPV पॉजिटिव हो जाते हैं तो आपको रेगुलर चेकअप एवरी ईयरली आपको स्क्रीनिंग करानी है। तो यहाँ पर एक बार आखिरी में ये समझना चाहेंगे कि अगर ये सर्वाइकल कैंसर हो जाता है उस केस में क्या हमारा बचना संभव है या फिर उसकी ट्रीटमेंट वगैरह पॉसिबिलिटीज़ हैं? ट्रीटमेंट की पूरी पॉसिबिलिटीज़ हैं। कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि सर्वाइकल डिस्प्लेजिया या HPV पॉजिटिव आप हो गए इट मीन्स कि आपको हिस्टेक्टमी करवानी है, ऐसा कभी नहीं। अगर आप इम्यूनिटी स्ट्रांग रखते हो, अपनी खाना पीना सही रखते हो, सर्वाइकल कैंसर की स्क्रीनिंग कराते रहते हो, तो आपको कभी भी यूट्राइन रिमूवल का बहुत रेयर ही कभी ऐसा है कि आपकी बॉडी में बिल्कुल इम्यूनिटी ना हो तो आपको डॉक्टर लास्ट में बोले कि हाँ भाई अब आपको यूट्रस रिमूव करवाना पड़ सकता है, वरना नहीं तो लोकल सर्वाइकल बायप्सी और एंडोमेट्रियल क्यूरेटर्स, एंडोसर्वाइकल क्यूरेटर्स, ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो कंफर्मेटरी डायग्नोसिस के लिए टेस्ट होते हैं, जो डॉक्टर कंफर्म करता है कि हाँ भाई अभी नहीं, नेगेटिव है, चलो कोई बात नहीं, धीरे धीरे यू विल बिकम नॉर्मल। तो यहाँ पर एक बार और हम समझना चाहेंगे कि जो HPV वायरस है ये सर्वाइकल जो पोर्शन है उसको ही इन्फेक्ट करता है या फिर शरीर के अन्य बॉडीज़ पर भी ये प्रभाव अपने डाल सकता है? नहीं, ये ओरल कैविटी को थोड़ा बहुत इफेक्ट करता है, लेकिन ऐसा कोई ओरल कैविटी में अभी ऐसा कोई एविडेंस नहीं है कि इफ इट इज़ अफेक्टिंग द सर्वाइकल रीजन देन इट इज़ अफेक्टिंग आल्सो द ओरल रीजन, ऐसा तो अभी कुछ नहीं है। लेकिन सिर्फ सर्वाइकल रीजन के ही लिए है और मेनली इट इज़ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड है, ऐसा तो नहीं है अभी, और किसी जगह को इफेक्ट नहीं करता है ये। तो आई थिंक सर्वाइकल डिस्प्लेजिया पर पूरा जो हमारा कवरेज है वो कंप्लीट हो चुका है। अब हमारी एक ऑडियंस है अर्पिता अरुण, उनका सवाल ले लेते हैं। अर्पिता, मुझे एक और चीज़ कहनी थी कि हम अपनी लोकल चीज़ों में क्या ऐसा करें कि जो हमारी इम्यूनिटी बढ़ सके। तो सपोज़ अभी जैसे मैं अपने पेशेंट से कुछ चीज़ें मैंने सीखी हैं कि वो रूटीनली आते हैं, कुछ उनके जो एल्डर लेडीज़ हैं, उनके घर में जो बड़ी लेडीज़ हैं, वो जैसे ही मैं कुछ DNC करती हूँ तो उसके बाद वो आके कहते हैं डॉक्टर साहब हल्दी दूध पिला दें। तो मैं पहले तो समझ नहीं पाती थी कि हल्दी दूध का क्या मतलब है। आज मैंने एक वीडियो देखा, ठीक है, उसमें था कि कुर्कुमिन जो हमारी हल्दी में पाया जाता है, ठीक है, कुर्कुमिन इज एन एंटीऑक्सीडेंट, हल्दी में होता है। और हम जो ये मार्केट की हल्दी खाते हैं ना, इसमें कुर्कुमिन नहीं होता। ये कुर्कुमिन, ये बिजनेस क्लास ना उसको रिमूव कर लेता है और दे मेड इट एज ए एंटीऑक्सीडेंट फॉर देयर सेल। हल्दी तो जो हम खाते हैं उसमें कुछ भी नहीं होता है, जस्ट येलो कलर मटेरियल। लेकिन जो हम गांव की हल्दी होती है ना, कच्ची हल्दी और दूध पीते हैं, कभी भी हमें दर्द होता है बॉडी में तो बड़ी लेडीज़ घर में होती कहती हैं हल्दी दूध डॉक्टर साहब पिला दें। तो पहले नहीं समझ में आता, लेकिन आज मुझे लगा कि कुछ चीज़ें इतनी पुरानी हैं और जो लोकल बनी हुई थी दे आर द बेस्ट फॉर आवर हेल्थ। से रिक्वेस्ट है कि बी ए सिंगल पार्टनर, हैव ए ऑलवेज ए सिंगल पार्टनर। तो बहुत सारी चीज़ों को हम अपने संस्कारों से बचा सकते हैं रादर देन जो मॉडर्नाइजेशन हमें लेके आ रहा है कि इट इज़ गिविंग अस टू मच फ्रीडम, बट विद दिस टू मच फ्रीडम we are losing so many things and we are creating a disease in our body just because we are not following our own culture। हाँ, वो आप फॉलो कर सकते हैं, लेकिन इसमें ऐड करना चाहेंगे कि आप घर पर डॉक्टर ना बने। अगर सीवियर कंडीशन आपको लगता है, अगर ऐसा लगता है कि कंडीशन आउट ऑफ कंट्रोल है, तो उस सिचुएशन में ज़रूर डॉक्टर से कंसल्टेशन लेनी ज़रूरी है। वहाँ पर आप खुद से सेल्फ, बहुत सारे लोग गूगल करने लगे हैं आजकल, गूगल से ही ट्रीटमेंट लोग लेने लगे हैं। तो ऐसे लोगों के लिए खास तौर पर हम रोकना चाहेंगे उनको। और अर्पिता अरुण का क्वेश्चन भी इसमें हम लास्ट में लेना चाहेंगे कि उन्होंने पूछा है कि प्रेगनेंसी के दौरान मायोपिया अगर बढ़ गया हो तो उस सिचुएशन में क्या? मायोमा। हाँ, प्रेगनेंसी में मायोमा का कोई खास रोल नहीं है, लेकिन लोग डर ज़्यादा जाते हैं। लेकिन जब 8 मंथ्स की प्रेगनेंसी हो जाती है उस समय मायोमा जो है वो कभी कभी ना लिक्विफाई हो जाता है थोड़ा सा, तो लिक्विफैक्शन के साथ साथ पेट में ना टच करने पर दर्द होने लगता है। तो फिर वो जब लिक्विफैक्शन फेज उसकी खत्म हो जाती है, जब डिलीवरी हो जाती है, तो मायोमा अपनी फिर ओरिजिनल पोजीशन पर आ जाता है, फिर वो हार्ड हो जाता है। और अगर वो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं कर रहा है तो नो नीड टू रिमूव द मायोमा, और जितने बच्चे करने हैं उतने बच्चे आप कर लो। उसके बाद फिर आपको कोई प्रॉब्लम करता है तो डॉक्टर के फॉलोअप में रहो, और वरना मायोमा प्रेगनेंसी को कभी हैम्पर नहीं करता है। कभी कभी पोस्टमार्टम हेमरेज की प्रॉब्लम हो सकती है, तो फिर आप डॉक्टर के पास अगर हॉस्पिटल डिलीवरी कराओगे तो मोस्ट प्रोबेबली डॉक्टर कॉन्शियस रहेगा कि PPH ना होने पाए, तो उसके लिए वो अपनी प्रिपरेशन करके रखेगा कि पेशेंट को PPH ना हो। वरना मायोमा का बच्चे से कोई प्रॉब्लम नहीं करता है कभी भी।
ओके, थैंक यू हमारे सारे क्वेश्चन का जवाब देने के लिए, और बहुत ही आसानी से लोगों को आपने एग्जांपल दे देकर समझा दिया, और उम्मीद है कि अब इस रीजन से तो इस तरीके के पेशेंट नहीं आएंगे। बनो, आप लॉयल रहोगे, अपने शरीर के लिए भी लॉयल रहो, अपने पार्टनर के लिए भी लॉयल रहो, अपने परिवार के लिए भी लॉयल रहो, आपको बहुत सारी प्रॉब्लम वैसे ही दूर हो जाएगी। और यही हमारा संस्कृति भी कहता है, यही हमारा सनातन भी कहता है। और मैम का इंटरव्यू काफ़ी इंटरेस्टिंग रहा, और होपफुली आपको सब कुछ बातें बहुत क्लियरली समझ में आई होंगी। अच्छा, बच्चों के लिए जो वैक्सीनेशन आ रहा है वो 13 to 16 ईयर ओल्ड गर्ल्स के लिए, जो 13 to 16 ईयर्स हैं, गवर्नमेंट के प्रोग्राम में दे नीड ओनली 2 वैक्सीनेशंस, और मोर देन 16 ईयर्स के जो लोग हैं उनके लिए सर्वाइकल कैंसर की जो वैक्सीन आने वाली है उसमें 016 मतलब आज लगेगी, फिर 1 महीने बाद लगेगी, फिर 6 महीने बाद लगेगी। तो अगर इतना वैक्सीनेशन हो जाएगा तो एटलीस्ट मतलब हमें ना 16 और 18 स्ट्रेन से सुरक्षित हो जाएंगे हम। तो हो सकता है कि हमारे लिए बहुत काफ़ी कुछ स्ट्रेन जो है हमारी बॉडी में, उनके लिए इम्यूनिटी डेवलप हो जाएगी, तो वो स्ट्रेन हमें खतरा नहीं बन पाएंगे। बाकी तो मस्ट है वैक्सीनेशन भी, अगर गवर्नमेंट प्रोग्राम कर रही है वो विद इन 4 to 6 मंथ्स आने वाली है, दैट विल बी अफोर्डेबल टू ईच एंड एवरी वन। तो हमारे हो सकता है नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल में भी वो उसको इन्वॉल्व कर दिया जाए कि ईच एंड एवरी गर्ल शुड बी वैक्सीनेटेड बिफोर द एज ऑफ 13। तो ये बहुत ही अच्छा प्रोग्राम रहेगा, और वैक्सीनेशन प्रोग्राम में शामिल किया जाएगा। तो होपफुली जितनी भी लड़कियां देख रही होंगी, अपने परिवार के लोग देख रहे होंगे, तो अपनी बहनों को, अपनी माताओं को, आप सभी लोगों को जो है ये सजेशन जरूर दे दीजिएगा कि वैक्सीनेशन प्रोग्राम में शामिल होकर अपना वैक्सीनेशन करा ले, ताकि अन्य स्ट्रेन से भी थोड़ा बहुत बचाव तो हो ही जाता है। और स्पेशली कुछ जिन स्ट्रेन्स के लिए लगेगा उन पर तो पूरी तरीके की कवरेज रहती है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप देख रहे थे हीरो प्रेजेंट आयुष्मान भव, पावर्ड बाय GOBP, को स्पॉन्सर्ड है इस प्रोग्राम के PD सिटी मॉल, और डिजिटल कंटेंट और डिलीवरी पार्टनर है हमारे डिजिटल संवाद। आप अर्जुन वेदांत को दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे अगले हफ्ते किसी खास डॉक्टर के साथ आपके प्रॉब्लम्स को, आपके डाउट को दूर करने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद।